सो हेलो दोस्तों, OBGY नीट 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन टोटल PYQs थे 25 MCQ थे। जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा था 34 वीक्स की प्रेग्नेंट महिला है, 34 वीक्स से एमेनोरिया प्लस LDH उसका बड़ा हुआ है 7000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, देन प्लेटलेट कम हो गए एंड सीरम बिलीरुबिन इज 1.5 एंड SGOT SGPT भी बढ़ गया है। रीनल एंड कोएगुलेशन फंक्शन टेस्ट ये सब नॉर्मल है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन से ही पिक करना है क्या क्या दिया गया। LDH इज हाई मीन्स हिमोलिसिस की ओर जा सकता है, प्लेटलेट कम है मीन्स लो प्लेटलेट है, और हिपेटिक मतलब लीवर में कुछ फंक्शन की खराबी हो रही है। तो यहाँ पर हमारा होगा हेल्प सिंड्रोम होगा आंसर। तो H मीन्स हिमोलिसिस, EL मीन्स एलिवेटेड लीवर एंजाइम और LP मीन्स लो प्लेटलेट। एलिवेटेड लीवर एंजाइम कितने रहेंगे तो AST होगा वो 70 से ज्यादा होगा एंड LDH विल बी ग्रेटर देन 600। तो ये जो क्राइटेरिया है इट इज कॉल्ड एट टेनेसी क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस द हेल्प सिंड्रोम। और लो प्लेटलेट तो कितने होंगे तो 1 लाख से कम होंगे। तो हेल्प सिंड्रोम ये हमारा हो गया। इट इज एसोसिएटेड विद सीवियर प्री एक्लेम्शिया होता है, प्लेसेंटल इरप्शन, ये सब हेपेटिक सब कैप्सुलर हेमेटोमा, कोएगुलोपैथी, स्ट्रोक, ये वगैरह कॉम्प्लिकेशन है। अभी मैनेजमेंट क्या करोगे, मैनेजमेंट क्या है, अगर 34 वीक से ज्यादा की महिला है, प्रेग्नेंट है, तो तुरंत ही वजाइनल डिलीवरी करनी है। देन प्लेटलेट कम है, अगर 50,000 से कम है तो प्लेटलेट इन्फ्यूज करना है। और अगर एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया हो रहा है तो प्रोग्नोसिस या एंटी हाइपरटेंसिव के लिए हम MGSO दे सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर हेल्प सिंड्रोम। यही क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन क्या थे, एक ऑप्शन था ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। अभी इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस में क्या होता है कि बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट नर्व में घुस जाते हैं, इसलिए क्या होती है ईचिंग होती है, प्रूराइटिस विल बी प्रेजेंट। तो अगर ये वाला आंसर होता ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस तो क्वेश्चन में प्रूराइटिस विल बी प्रेजेंट and platelet will be normal and no evidence of any hemolysis will be there. देन एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक और MCQ का ये ऑप्शन था कि एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ट्राइमेस्टर में एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो इट इज सीन इन 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। तो एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी अगर ये आंसर होता है तो उसमें तो पहले तो लिवर फेलियर की साइन होती सारी, फाइब्रिनोजन कम होता, प्लेटलेट मतलब इतना कम रहता नहीं। ये हमारा हेल्प सिंड्रोम है। तो हेल्प सिंड्रोम में फाइब्रिनोजन इतना कम नहीं रहता है, फाइब्रिनोजन नॉर्मल रहता है, प्लेटलेट कम होता है। Then viral hepatitis was one of the other option। तो viral hepatitis it is infective etiology, तो फीवर रहेगा उसमें, और उसमें लिवर एंजाइम AST जो रहेगा वो ग्रेटर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अभी डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। सो हियर वी आर डिस्कसिंग, तुरंत क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूँ डॉक्टर सिद्धि दवे। तो अगले बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन था वो भी 3 से 4 बार पूछा गया। यहाँ पर अल्टरनेट एक बार पॉलीहाइड्रोमनियस पूछते हैं, एक बार ओलिगोहाइड्रोमनियस पूछते हैं, ये पूछते ही रहते हैं। तो कोजेज उसके याद रखना ही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 26 वीक्स है, फंडल हाइट 26 वीक्स ऐसे प्रेगनेंसी है पर फंडल हाइट दिखा रहा है 24 वीक्स, तो कम है, और USG में डिक्रीज द एम्नियोटिक फ्लूइड ये दिखा रहा है। तो डायग्नोसिस हो गया ओलिगोहाइड्रोमनियस। तो उसमें जो आंसर था वो था रीनल एजिनेसिस मोस्ट लाइकली। अभी एम्नियोटिक फ्लूइड है, उसमें पहले क्या रहता है तो पहले तो मैटरनल प्लाज्मा मैटरनल फैक्टर से बनता है, फिर क्या रहता है तो फीटल स्किन होता है फिर सोर्स, एंड फिर होता है फीटल यूरिन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मेजर सोर्स ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड रहता है वो इट इज फीटल यूरिन। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। और क्या रहता है, और ओलिगोहाइड्रोमनियोज में डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट विल बी लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। और कोजेस क्या रहेंगे, मैटरनल में अगर पानी कम हो रहा है ऐसा बोलते हैं तो अनडायग्नोसिस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी पोस्ट डेट हो रही है, प्री एक्लेम्शिया में कम होता है, एनसेड यूज कर रहे हैं, SC इनिबिटर, देन एम्नियोनोडोसम है, तो ये सब में कम ओलिगोहाइड्रोमनियोस मैटरनल फैक्टर में कम रहता है। फीटल में कब रहता है, देखो फीटल यूरिन इज वन ऑफ द सोर्स। अभी रीनल एजिनेसिस है तो ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा क्योंकि यूरिन इतना बन नहीं पाएगा। देन फीटल एनोमालिस, देन यूरेथ्रल डिफेक्ट्स, पोस्टीरियर वाल्व या ऑब्स्टेट्रिक यूरोपैथी, ये सब में ओलिगोहाइड्रोमनियस देखिएगा।
अभी पॉलीहाइड्रोमनियस जो पिछले साल ही पूछा गया था, तो पॉलीहाइड्रोमनियस में जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है विल बी ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर एंड एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। उसके क्या फैक्टर है? मैटरनल फैक्टर में डायबिटीज है, डायबिटीज से ज़्यादा हो जाएगा, देन सीवीएस एंड रीनल डिसीज में ज़्यादा होगा, लीवर फेलियर में ज़्यादा हो जाएगा, देन कोरेंजियो प्लेसेंटा में ज़्यादा हो जाएगा। ये भी एक बार पूछा गया था। फीटल में क्लेफ्ट पैलेट में ज़्यादा रहता है, इसोफेजियल डियोडिनल एट्रेसिया में ज़्यादा रहता है, हाइड्रोप्सिटालिस है, उस सब में पॉलीहाइड्रोमनियस होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था। इट इज रिलेटेड टू ओलिगोहाइड्रोमनिया एंड द आंसर वाज रीनल एजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। उसका था नेक्स्ट क्वेश्चन जो था। तो MgSO4 दिया है पेशेंट को। MgSO4 पहले तो कब देते हैं? तो इट इज यूज इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया। थेराप्यूटिक लेवल क्या है उसका? तो 4 to 7 MEQ पर लीटर है उसका। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ सीवियर एक्लेम्शिया में देते हैं। देन यूज एज टोकोलाइटिक टू स्टॉप द प्री टर्म लेबर, उसमें देते हैं। अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो जो क्वेश्चन में दिया गए थे सारे साइंस वो क्या थे? लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, देन रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है लेस देन 12, देन यूरिन आउटपुट विल बी लेस देन 30 ml पर आवर, देन चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, देन विजुअल चेंजेस हो रही है, फ्लशिंग, देन मसल पैरालिसिस, ड्राउजीनेस, ये सब पेशेंट में हो रहे थे। तो इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? तो तुरंत ही MgSO4 बंद कर देना है। देन क्या करना है? ये वाला आंसर पूछा गया था। पहले तो करेंगे MgSO4 बंद कर देंगे, फिर क्या करना है? फिर हम एस्टिमेट करेंगे सीरम मैग्नीशियम एंड क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन लेवल भी इसके साथ हम एस्टिमेट करना रहता है। तो एक बार ये पूछा गया था सीरम मैग्नीशियम एंड क्रिएटिनिन लेवल। ये है नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टॉपिंग द MgSO4। और उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml 10% सॉल्यूशन में देना है। तो ये हो गया MgSO4, जिसके 2 रेजिमेंट है, एक है प्रिचार्ड एंड दूसरा है सुस्पान और सीबाई। प्रिचार्ड है इट इज IM इंट्रामस्कुलर लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज क्या रहेगा? प्रिचार्ड IM का 4 ग्राम देना है IV पहले तो 3 से 5 मिनट तक, फिर 10 ग्राम देना है डीप इंट्रामस्कुलर देना है। मेंटेनेंस डोज में क्या रहेगा? 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 4 आवर्ली इन अल्टरनेट बटक्स। देन जुस्पान सीबाई में क्या रहेगा? 4 ग्राम ही है IV पर 15 से 20 मिनट में देना है। ऊपर भी 4 ग्राम था पर 4 ग्राम के बाद 10 ग्राम डीप IM था। पर जुस्पान सीबाई में लोडिंग डोज में 4 ग्राम इंट्रावेनस है और उसके बाद 1 to 2 ग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन देना है। अभी हमें कब तक जब हम मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं तब हम क्या चेक करना है? कंटिन्यूसली तब तक देना है कि पटेलर रिफ्लेक्स जो होता है इट शुड बी प्रेजेंट, देन रेस्पिरेशन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड एंड यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटर करना है MgSO4 के लिए, क्योंकि इसकी थेराप्यूटिक लेवल 4 to 7 ही है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है MgSO4 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज अ फिगर जिसमें सेप्टेट हाइमेन दिखा गया था। अभी सेप्टेट हाइमेन क्या है? इट इज 2 lateral openings in the 2 lateral openings partitioned by a breach of the hymen tissue। तो इसमें यहाँ पर 2 सेप्टेट हाइमेन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन, पेशेंट विथ वेसिकोवजाइनल फिस्टुला रिपेयर, उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि अभी जिसने वेसिकोवजाइनल फिस्टुला की रिपेयर करवाई है, तो पहले तो उसको बोला है कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस सिंस 3 मंथ के लिए सेक्सुअल एब्स्टिनेंस करना है और 1 ईयर के लिए प्रेगनेंसी करनी नहीं है, और अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो तो सीजरियन ही करवाना है। इट विल वेसिकोवजाइनल वाले को, फिस्टुला के रिपेयर वाले को ये वाली एडवाइस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कॉपर कंटेनिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज अगर है तो इट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर IUCD कॉपर कंटेनिंग। देन देखो ये इट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, हर साल ये वाले में से कुछ न, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में से कुछ न कुछ तो आता ही है। सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस या यूनिकॉर्निएट यूट्रस होता है या यूट्रस डायडेल्फिस होता है, कुछ न कुछ तो होता ही है उसमें। तो अभी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी दी गई थी और ये वाली में दी गई थी। तो इट इज सेप्टेट यूट्रस और इसमें
सेप्टम इन एंडोमेट्रियल कैविटी हो जाती है सेप्टेड यूट्रस में। अभी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में क्या है कि अंदर का ही कॉन्टर पता चलता है, बाहर क्या है वो नहीं पता चलता। तो सेप्टेड यूट्रस में क्या रहता है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये सीधा ही रहता है। अगर बाइकॉन्वेट है तो यहाँ पर भी ऐसे नोच बन रही है बाइकॉन्वेट में। देन यूट्रस डायडेल्फिस में क्या होता है कि यहाँ पर बड़ी ही सी नोच रहती है, दोनों अलग अलग है, दोनों के नीचे के वजाइना के वाले पार्ट भी अलग अलग रहते हैं यूट्रस डायडेल्फिस में। इसके रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो पूछते हैं कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी है इन्वेज। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करोगे आगे, तो हिस्टेरोस्कोपी करोगे और लेप्रोस्कोपी करोगे। देन सेप्टेड यूट्रस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मतलब एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, ये सारी 3-4 रहती है। फिर ये सारे जो बाइकॉन्वेट है डायडेल्फिस में ट्रांसवर्स लाइक कभी नहीं होते, ब्रिज प्रेजेंटेशन होते पर ट्रांसवर्स लाइक कभी होते नहीं है। ये अलग अलग टाइप की प्रीवियस क्वेश्चन ये ही टॉपिक रिलेटेड बहुत पूछे गए हैं, तो एक बार ये तो देख ही लेना। देन नेक्स्ट प्री एक्लेम्पशिया है। प्री एक्लेम्पशिया क्यों होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ इन्वेजन ऑफ द एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट इनटू द स्पाइरल आर्टरी। अभी स्पाइरल आर्टरी क्या आती है? ओवरियन आर्टरी आती है, जिसमें जो लास्ट में जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई करती है, इट इज स्पाइरल आर्टरी। अभी स्पाइरल आर्टरी है, उसमें जो ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन होता है वो नहीं होता, तो क्या होता है? प्री एक्लेम्पशिया। It is due to failure of invasion of extravilus trophoblast into the spiral artery. ये सारे वन लाइनर्स, बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स भी क्वेश्चन है इसमें। अभी यूटेराइन आर्टरी डॉपलर इफेक्ट, यूटेराइन आर्टरी डॉपलर पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, तो ये भी मोस्ट एमपी टॉपिक है। नीट 2023 में तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, ये साल में भी पूछ रहे हैं। तो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर में डॉपलर डिफेक्ट, अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में डिफेक्ट है तो उससे क्या पता चलता है? तो अर्ली ऑनसेट अगर प्री एक्लेम्पशिया है तो वो पता चल सकता है। अभी उसमें कैसे पता करोगे कि ये जो है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है, उसमें डायस्टोलिक नॉच होगी, रेजिस्टेंस इन फ्लो होगा, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, देन प्री एक्लेम्पशिया होता है, देन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन लेटर प्रेगनेंसी। तो अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में डायस्टोलिक नोच हो रही है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पशिया एंड फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन इन लेटर प्रेगनेंसी। तो स्क्रीनिंग, अगर हमें स्क्रीनिंग करती है प्री एक्लेम्पशिया की, तो क्या क्या करेंगे? तो एक तो मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 90 mmHg इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन एब्सेंस ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्रीक्वेंसी इन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एंड रोल ओवर टेस्ट। ये सारी है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द प्री एक्लेम्पशिया। यानी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में अगर डायस्टोलिक नोच एंड रेजिस्टेंस है तो ये सस्पेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था यूट्राइन आर्टरी डॉपलर डिफेक्ट इज ड्यू टू, डिफेक्ट से हमें पता चल सकता है अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। तो अभी माइग्रेन में कहाँ दुखता है? आगे वाले पार्ट में। हाइपरटेंशन में कहाँ दुखता है? पीछे वाले पार्ट में। स्ट्रेस में पूरा माथा जकड़ जाता है। पर व्हेन वी आर रिमेम्बरिंग द TNM क्लासिफिकेशन फॉर सर्जिकल कैंसर, तब कैसे दुखता है? और कमेंट में आप बताओ कि कब आपका माथा ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ने से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर मस्त दी गई थी, जिसमें यहाँ से यूट्रस में यहाँ से एक पुश कर रहे हैं और यहाँ से बाहर खींच रहे हैं। तो ये जो है पूरा वो क्या कर रहे हैं? तो इट इज अ ब्रांडेड एंड्रस मैनोवर यूज्ड इन कंट्रोल कोड ट्रैक्शन फॉर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। इट इज अ मैनोवर फॉर डिलीवरिंग द प्लेसेंटा। अभी कहाँ पर अगर रिटेन टिश्यू रह गई है उसमें, ये वाला मैन्यूअर हमने कर लिया, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के लिए ये ऊपर से दबाया है और नीचे से अगर खींच रहे हैं हम, तो अगर फिर भी अगर रिटेन टिश्यू रह गया है तो पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप विल बी मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मैन्यूअर के बाद अगर रिटेन टिश्यू हो जाता है तो क्या करोगे? तो बस मैन्युअल रिमूवल प्लेसेंटा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIC सून आफ्टर डिलीवरी।
एंड फीमेल कोलैप्स हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली कोज इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। डायग्नोसिस कैसे करोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, तो एक तो सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, ओवर डीआईसी है, देन ऑनसेट डिलीवरी लेबर विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स ऑनसेट ऑफ लेबर के 30 मिनट्स के अंदर ओवर डीआईसी, डिसेमिनेट इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, देन सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, पर फीवर की साइन नहीं है, 38 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा नहीं है, तो इट विल वी कैन डायग्नोस एज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन गाय ना क्वेश्चन कितने होते हैं, बहुत सारे लाइंस के, वन लाइनर्स भी आए पर बहुत सारे लाइन के भी आए, तो भी घबराना नहीं है कुछ भी। देखो यहाँ पर है मल्टीग्रेविडा है, बराबर से अभी क्या है कि अभी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में 2 आवर्स से है, कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है, सर्विक्स डायलेट है, पर हेड जो है हेड स्टेशन 0 है, हेड वहां पर ये सर्विक पूरा डायलेट हो गया है, पर हेड वहां पर है। तो ये मोल्डिंग एंड कैप्यूट +2 है। देन सजाइटल सूचर कहाँ पर है, तो राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, और फीटल के हार्ट रेट कितने हैं, तो 140 बीट्स पर मिनट। अभी देखो अभी मोल्डिंग में है, कैप्यूट +2 दिखा रहा है, मोल्डिंग +2 एंड कैप्यूट +2, तो ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि पैसेज में जो फीटल का हेड है वो फंस गया है, वो आगे नहीं जा पा रहा, बराबर। और इसका कोज क्या है, तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जिसमें मोल्डिंग एंड कैप्यूट विल बी +2 तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, इसलिए क्या है, फीटल का हेड जो है वो पैसेज में अटक गया है और आगे नहीं जा पा रहा है, तो आंसर विल बी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। अभी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट कब बोलेंगे, देन व्हेन नो डिसेंट ऑफ हेड आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है, फिर भी फीटल का हेड जो है वो बाहर नहीं आ रहा है आधे घंटे से 1 घंटे तक, तो उसको बोलेंगे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। यहाँ पर जो कोज है इट इज सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से। अगर अभी डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट है, पर अगर पेल्विस जो है वो एडिक्वेट होगा, तो सीधा क्या करना है, वेंटोस या मैनुअल रोटेशन से डिलीवरी कर देनी है। पर यहाँ पर तो हमारा क्या था, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन था, तो उसमें करनी है LSCS विल बी नेक्स्ट स्टेप। अगर यही क्वेश्चन में मोल्डिंग या कैप्यूट नहीं देते, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के कोई भी साइन नहीं देंगे, तो आंसर था वेंटोस या मैनुअल रोटेशन से डिलीवरी करवाना, पर यहाँ पर दिया गया था, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी LSCS। तो LSCS था इस क्वेश्चन का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्टिव लेबर के क्राइटेरिया में नीचे से कौन से है वो एक सिलेक्ट करो, तो वो था मोर देन 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन विथ कंप्लीट इफासमेंट, वो था एक्टिव लेबर में। देन 14th क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक फिगर थी, फिगर में जिसमें हमें पहचानना था ये वाला जो एरिया है, जो मिड पेल्विस वाला जो है, ये यहाँ पर ये पूरा जो है वो कौन सा एरिया है, तो इट इज मिड पेल्विस एरिया। ऊपर से देखो तो ऊपर पेल्विक का ये वाला पेल्विक आउटलेट है, यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है ये, देन ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट है, यहाँ से जो ये जा रहा है, तो इट इज लिस्ट पेल्विक डायमेंशन वाला है। देन सबसे नीचे है इट इज एनाटॉमिकल आउटलेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मिड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि लेवल ऑफ यूट्रस ऑन सेकेंड डे पोस्ट डिलीवरी। तो सेकेंड डे पोस्ट डिलीवरी पे 2 फिंगर ब्रेथ्स बिलो अम्बिलिकस, वहां तक होगा यूट्रस का लेवल। देन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय प्रेग्नेंट वुमन, देखो ये PSM का क्वेश्चन भी IMP है। तो क्या अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनर्जी कितनी रहेगी प्रेग्नेंट महिला को, तो सेम एज नॉन प्रेग्नेंट वुमन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में it will be increased, energy required will be increased by 340 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन में आंसर था 300 किलो कैलोरी।
तो वो आंसर था। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, इंक्रीज कैलोरी बाय 452 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन का आंसर था सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी एनर्जी रिक्वायर करेगी प्रेग्नेंट महिला को, तो इट विल बी 300 किलो कैलोरी। आईसीएमआर के हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में एडिशनल इंटेक ऑफ 300 किलो कैलोरी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सर्वाइकल सर्कलाज। अभी सर्वाइकल सर्कलाज कब करते हैं? सर्वाइकल सर्कलाज तब करते हैं जब हमें स्ट्रेंथन करना है सर्विक्स को। सर्विक्स अगर ढीला ढाला हो गया है तो क्या रहेगा कि फिटस ना रह नहीं पाएगा, तो सर्विक्स को स्ट्रेंथन करना है इन पेशेंट विद सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है कि कब नहीं करना है? अगर रप्चर मेम्ब्रेन हो गया है, इंट्रायूट्राइन कुछ भी इन्फेक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, देन वजाइनल ब्लीडिंग है, सर्वाइकल डायलेटेशन ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है, या फिटल डेथ या डिफेक्ट है, तो इस सब में सर्वाइकल सर्कलाज नहीं करना है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। रप्चर मेम्ब्रेन में सर्वाइकल सर्कलाज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अभी मेथड कौन सी है सर्वाइकल सर्कलाज की? एक तो है मैकडोनाल्ड मेथड। मैकडोनाल्ड में क्या है, इट इज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर करने हैं एट इंटरनल ओएस। जो सूचर है इट इज पर स्ट्रिंग सूचर। सर्जरी में पिछले साल यही क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर रेक्टल कार्सिनोमा के रेक्टल प्रोलेप्स में एक पर स्ट्रिंग सूचर लेते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसमें आंसर था थियर्स वायरिंग, ऐसे कुछ आंसर था। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड में भी पर स्ट्रिंग सूचर लेते हैं। तो फिर दूसरा था श्रीरोडकर मेथड। तो श्रीरोडकर मेथड में टैप यूज करते हैं, सूचर नहीं टैप यूज करते हैं। अभी सर्कलाज की रिमूवल कब करनी है? तो 37 वीक जब हो या अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है, दोनों में से जो पहले हो रहा है ना, तब हमें सर्कलाज रिमूव कर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो था प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट है, एडेक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गायनेकोइड पेल्विस है, मेम्ब्रेन रप्चर है, वर्टेक्स एट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। देखो कई बार क्या होता है कि नॉर्मल सी चीज होती है, पर ये सारी बातें बताते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ और आंसर होगा, परंतु ये नहीं है। इसमें सीधा आंसर था कि ये सब है, सब कुछ नॉर्मल है। प्राइमरी ग्रेविडा, एडेक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गायनेकोइड पेल्विस है, मेम्ब्रेन रप्चर है, वर्टेक्स एट ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में। तो बस क्या करना है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, और कुछ नहीं नया करना है। एक बार क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेना है, अगर बराबर पढ़ लोगे ना तो आंसर उसमें से ही मिल जाएगा। देन अगर बहुत ही धूप में निकल रहे हैं तो ये शिनचैन की सलाह तो आपको माननी लगेगी। Even Shinchan applies the sunscreen, but you don't. So use the sunscreen wisely. So the next question is breech presentation with previous history of classical cesarean delivery. अभी LSCS बोलते हैं, इट इज लो सेगमेंटल सीजरियन सेक्शन पर अगर क्लासिकल सीजरियन डिलीवरी है तो क्लासिकल में क्या करेंगे, तो इट इज लॉन्जिट्यूडिनल यूट्राइन इंसिजन करते हैं उसमें। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन अभी है पेशेंट को, और पहले क्लासिकल सीजरियन हिस्ट्री थी, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी करेंगे सीजरियन सेक्शन एट 37 वीक्स। अभी क्या करते हैं कि प्रीवियस अगर LSCS है तो कई बार हम वजाइनल बर्थ करते हैं, पर अगर वजाइनल बर्थ आफ्टर प्रीवियस सीजरियन सेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि प्रीवियस अगर क्लासिकल CS किया है, देन अगर 2 से ज्यादा LSCS हो गए, देन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, या प्रायर यूट्राइन रप्चर हो गया है, तो यहाँ पर हमें रिस्क नहीं लेना है, वजाइनल बर्थ आफ्टर प्रीवियस LSCS नहीं करना है। यहाँ पर सीधा सीजरियन सेक्शन है एट 37 वीक्स पे कर देना है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन में 2 से 3 बार पूछा गया है यही क्वेश्चन। यहाँ पर इमेज दी गई होती है और पहचानो ये कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया है। अभी प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया इज प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन एट इंटरनल OS। अभी प्लेसेंटा इंटरनल OS पे इम्प्लांट हो रहा है, तो अभी क्या होगा इसमें, पेनलेस ब्लीडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है एट सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो हमें सोचना है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तो उसका क्लास 1 पहला जो टाइप है इट इज लो इम्प्लांटेशन के थोड़ा नीचे है। देन मार्जिनल में क्या होगा कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा।
देन पार्शियल या इनकम्प्लीट। भाई पार्शियल में क्या होगा कि पार्शियल में यहाँ वाला जो पार्ट है या ये पूरा नहीं कवर करेगा ये वाला को, और कंप्लीट में क्या करेगा कि पूरा जो ये है नीचे ये वहां नहीं जा सकता, पूरा कंप्लीट जो है सेंट्रल या कंप्लीट उसको बोलते हैं। तो एक बार जो ये पार्शियल इनकम्प्लीट है और मार्जिनल है, ये फिगर देख के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि ये वाला पहचानो कि प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा है। तो पहला जो है लेवल है इट इज लो इम्प्लांटेशन, देन मार्जिनल, देन पार्शियल या इनकम्प्लीट, पूरा कवर नहीं हुआ है, और जो क्लास 4 इज सेंट्रल या कंप्लीट जिसमें पूरा कवर हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फीमेल है जिसको 6 वीक का एमेनोरिया है, देन एब्डोमिनल पेन, देन वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, बीटा HCG 1400 है, यूएसजी में ट्राइलेमिनर एंडोमेट्रियम है विथ नॉर्मल एडनेक्सा है। तो उसमें क्या करोगे, देखो आंसर था रिपीट बीटा HCG आफ्टर 48 आवर। अभी ये आंसर क्यों है, तो देखो अगर ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है, 6 वीक ऑफ एमेनोरिया में पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके तीन कोसेस हो सकते हैं। पहले तो एबॉर्शन हो सकता है, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, या हाइड्रेटिफॉर्म मोल। अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल उनको आंसर लाना होता ना तो वो कहीं से भी यूएसजी में देखो स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस मिल रहा है वो कुछ देंगे, पर उनको आंसर ये वाला नहीं लाना था, तो हाइड्रेटिफॉर्म इज एक्सक्लूडेड, उसके कुछ सिम्टम्स दिए नहीं है। देन अगर तो हमें हमारे पास बचे दो कि एबॉर्शन है या एक्टोपिक के वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या करना है कि ट्रांसवजाइनल यूएसजी करके देख लेनी है कि सैक कहाँ पर है कि नहीं है। अगर हमें सैक भी नहीं मिल रहा है तो अब क्या करेंगे, बीटा HCG देख लेते हैं कि है कि नहीं बराबर। अभी अर्ली प्रेगनेंसी में क्या रहेगा कि बीटा HCG डबल होना चाहिए, 1.4 डबलिंग टाइम ऑफ HCG विल बी 1.4 to 2 days इन अर्ली प्रेगनेंसी। अभी 2 गुना नहीं हो रहा है HCG 2 दिन में, तो और एम्प्टी यूट्रस है, यूट्रस में कुछ सैक नहीं दिख रहा है, HCG जो है वो 2 गुना नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यहाँ पर यूएसजी में भी दिया गया है ना कि ट्राइलेमिनर एंडोमेट्रियम एडनेक्सल मास सेपरेट फ्रॉम द ओवरी। तो ये है हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 2 से 3 बार ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे पूछा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, तो नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तो ये तो इसमें ट्रीटमेंट विल बी मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस फॉर लैक्टेटिंग मदर है विथ हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग, तो उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस है माला एन में क्या रहेगा, इथिनाइल एस्ट्राडायोल 20 to 30 mg, एंड उसमें रहेगा लिमोनोगेस्ट्रल 0.50 mg। तो इसमें क्या करेगा, इट विल सप्रेस द ओव्यूलेशन बाय पिट्यूटरी हॉर्मोन्स सप्रेस करेंगे, FSH LH, उससे कॉन्ट्रासेप्टिव करेंगे। अभी दूसरा एक ऑप्शन है प्रोजेस्ट्राट। अभी प्रोजेस्ट्राट क्यों नहीं देंगे, अब प्रोजेस्ट्राट क्या करता है, इट विल फॉर्म अ थिक म्यूकस प्लग एट सर्विक्स एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। देखो ये वाला क्वेश्चन जो प्रोजेस्ट्राट है वो भी प्रीवियस ईयर्स में एक बार पूछा गया था कि प्रोजेस्ट्राट की कौन सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, तो उसमें भी एक ऑप्शन था कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म तो करता है, देन थिक म्यूकस प्लग भी बनाता है, और ये जो प्रोजेस्ट्राट है पर उसको हैवी मेंसेस में नहीं यूज कर सकते। देन अगेन अनदर ऑप्शन वाज नॉर्एथिस्टेरोन एंथेनेट। तो अभी उसमें क्या है, तो उसमें हम इंट्रामस्कुलर देना है, 1 in 2 month देना है, लैक्टिक वुमन में दे सकते हैं, पर ये जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ाता है, ओस्टियोपेनिया करता है, इसलिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दी है विथ लैक्टेटिंग मदर, इसलिए मालायन देंगे। अगर सिर्फ लैक्टेटिंग मदर देते तो मालायन भी दे सकते हैं, नॉर्एथिस्टेरोन एंथेनेट वो भी दे सकते हैं। Then the next question जो पूछा गया था, इट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ पैथोलॉजी। वहां पर हिस्टोपैथोलॉजी की इमेज दी गई थी और उसमें 25 ईयर मेल था जिसमें सीमेन में एजोस्पर्मिया दिख रहा था। टेस्टिकुलर बायोप्सी में क्या दिख रहा था, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है ना, यहाँ पर बहुत सारे लेडिंग सेल होते हैं, जर्म सेल होते हैं, फिर धीरे धीरे जो स्पर्म होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सारे अलग अलग उसके मैच्योरेशन वाले स्टेप जो होती है वो अलग अलग सेल दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसके जो अपाइकल पोर्शन है वहाँ मोस्टली हमें कई बार ऐसे स्पर्म की जो टेल होती है वो भी दिखती है। तो पर ये वाली जो हमारी इमेज थी यहाँ पर ऐसे कोई स्पर्म तो दिख नहीं रहते इतने, तो पेशेंट के सीमेन में भी एजोस्पर्मिया है। तो ये वाले सेल जो यहाँ पर रहते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल, जो बीच में रहते हैं वो होते हैं लीडिंग सेल।
तो ट्यूब्यूल्स दिख रही है, सिर्फ ओनली सर्टोली सेल दिख रहा है। थिकनिंग ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, देखो पूरे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसका थिकनिंग हुआ है ट्यूब्यूल्स का। एंड एब्सेंस ऑफ झाम सेल नहीं दिख रहे कोई भी, तो इट इज सर्टोली ओनली सिंड्रोम। तो ये था इसका आंसर, सर्टोली ओनली सिंड्रोम, जिसमें लो या एब्सेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच इज इंक्रीज्ड, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन इज अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि लेडिंग सेल सिक्रेट करता है ना, तो लेडिंग सेल तो बराबर है, पर यहाँ पर जो सर्टोली सेल भी बराबर है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है। तो आंसर था सर्टोली ओनली सिंड्रोम। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर 20-year-old फीमेल का 7 वीक ऑफ जेस्टेशन अभी है, तो क्या व्हाट विल बी ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मिजोप्रोस्टल प्लस मिफेप्रिस्टोन। ये था इसका आंसर एमटीपी पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एचसीजी फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एचसीजी क्या करता है? तो इट स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन मेल फिटस। मेल फिटस का टेस्टोस्टेरोन का कोज क्या है? तो एचसीजी फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये था इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने पूरे कर लिए हैं नीट 2022 के टोटल 25 प्रीवियस क्वेश्चन थे वो। तो अभी आपको कमेंट में बताना है कि ये जो मूवी है ये उसमें कौन सा डिसीज था, तो आपको कमेंट में बताना है। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।